हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो सेशन जो आज का क्लास का हम लोग का वो है जो स्टार्ट किए थे लोग सिलेक्शन स्टेटमेंट। तो उस सिलेक्शन स्टेटमेंट में हम लोग का जो अभी चल रहा था वो पहला लोग पढ़ रहे थे इफ स्टेटमेंट के बारे में, है ना। इफ स्टेटमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस था और हम उसको पढ़ रहे थे। तो जहाँ तक कि आप लोग बताए थे हम कि इफ स्टेटमेंट को फर्दर इसको जो है सब डिवाइड किया गया है। सबसे पहले सिंपल इफ में, जिसका हम वीडियो पहले आप बता चुके हैं और मैं यूट्यूब चैनल में हम अपलोड कर दिए हैं। जो नहीं देखे वो आप जा कर के देख सकते हैं। और एक और हम बता चुके थे जिसका नाम था इफ इल्स था, इफ इल्स। तो आज हम बताने के लिए जा रहे हैं एक लेडर इफ इल्स, जो इसी का इफ स्टेटमेंट का जो है थर्ड जो है सब डिवीजन है हम लोग का, है ना। और इसके बाद जो हम लोग बताएंगे उसका वो हम लोग का है नेस्टेड इफ इल्स है, नेस्टेड इफ इल्स। तो दोनों देखो नेस्टेड इफ इल्स और हम लोग का लेडर इफ इल्स दोनों का यूज हम लोग कहाँ पर करेंगे और कैसे पहचानेंगे एग्जाम में कि ये क्वेश्चन जो है लेडर से बनेगा या वो नेस्टेड से बनेगा या वो इफ इल्स से बनेगा, है ना, या वो सिंपल इफ से बनेगा। तो आप लोग ध्यान हमेशा ये रखेंगे कि चारों का इस्तेमाल, चारों का जो हम यूज करेंगे ना वो एक क्वेश्चन में कभी नहीं कर सकते हैं। चारों का यूज हम अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। लेडर के साथ हम नेस्टेड को मिक्स नहीं कर सकते हैं और इफ इल्स के साथ हम नेस्टेड या लेडर का मिक्स नहीं कर सकते हैं। ये आप लोग डिसाइड कर लीजिए पहले कि जो भी आपको काम करना है वो सब अलग अलग काम होता है, ठीक है। तो लेडर इफ इल्स का यूज कहाँ होता है, क्यों करते हैं? जब आपके पास दो से ज्यादा मतलब थ्री और मोर, अगर थ्री और मोर अगर यदि आपके पास क्या हो कंडीशंस हो, सिलेक्शन स्टेटमेंट हो चुनने के लिए, तो आप डिसाइड कर लेंगे कि आपको लेडर का या तो नेस्टेड का यूज करना पड़ेगा। एग्जाम में ये नहीं कहेगा कि आपको लेडर से बनाना है या आपको नेस्टेड से बनाना है, ठीक है। कभी अगर कह भी दे तो आप स्ट्रक्चर दोनों को तैयार करके माइंड में सेट करके जाना है आपको एग्जाम हॉल में। लेकिन नेस्टेड से ज़्यादा इजी है लेडर इफ इल्स को बनाने में, जो कि इसमें कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा और लगभग जो क्वेश्चन आप लोग बनाने का जो प्रयास करेंगे तो वो लेडर से ही बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में आ गया सबसे पहले कि लेडर का हम यूज़ कहाँ करेंगे। जब हमारे पास थ्री और मोर कंडीशंस रहेगा, स्टेटमेंट रहेगा, तो उस समय हम लेडर का प्रयोग करेंगे और नेस्टेड का, दोनों का यूज हम लोग करेंगे थ्री और मोर के लिए। इसलिए हम अभी जो पढ़ाने जा रहे हैं वो लेडर और नेस्टेड दोनों को पैरेलल में हम पढ़ेंगे, ताकि हम दोनों में डिफरेंस और दोनों में सिमिलरिटी दोनों को बताते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या कहता है लेडर का। तो सबसे पहले कह रहा है इट हेल्प यूजर टू टेक डिसीजन ऑन मल्टीपल कंडीशंस। जब हमारे पास एक से मल्टीपल कंडीशंस रहता है, मतलब वो यहाँ मेंशन नहीं किए थ्री और मोर, लेकिन आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये चीज़ कहीं को बुक में या गूगल में यूट्यूब में कोई भी में तो ये आपको ये नहीं मिलेगा कि थ्री और मोर। चूँकि हम लोग लंबे समय से पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस हो गया है, ताकि बच्चों को ऐसे समझाएंगे ताकि वो एक बार में टिप्स को समझ जाएंगे और एग्जाम हॉल में इस तरह का क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से क्विक मेथड से वो सॉल्व करके आएंगे। क्योंकि हर जगह आपको ये मिलेगा मल्टीपल कंडीशंस। जब मल्टीपल कंडीशन में हम लोग को डिसीजन लेना रहता है तो हम लोग यूज करते हैं किसको, लेडर इफ इल्स का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। यही पॉइंट आप देख सकते हैं हूबहू जो है एकदम सिमिलर है नेस्टेड का भी। नेस्टेड भी कहता है इट आल्सो हेल्प यूजर टू टेक डिसीजन ऑन मल्टीपल कंडीशंस। तो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दोनों का बिल्कुल सेम है। देखो यहाँ भी सेकंड पॉइंट में क्या लिखवा दिए, सेलेक्ट वन स्टेटमेंट एमंग मल्टीपल सिचुएशंस। अगर हमारे पास अगर 4-5 को स्टेटमेंट रहेगा तो चारों स्टेटमेंट में से किसी एक को हमें चुनना है, या तो फर्स्ट को चुनेंगे या सेकंड को या थर्ड को या तो फोर्थ को। ये डिपेंड करता है कंडीशन पर, कोई दिक्कत। उसके बाद जो थर्ड जो पॉइंट है हम लोग का वो देखो क्या कहता है। थर्ड पॉइंट कहता है ईच इफ इल्स हैज अनदर इफ इल्स स्टेटमेंट। हर एक इफ इल्स का दूसरा उसके जस्ट नीचे होगा इफ इल्स, इसी लोग कहते हैं लेडर, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, देखो
इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका सिंटेक्स क्या है, कैसे इसको लोग डिजाइन करेंगे, वो चीज़ यहाँ पर हम इसका सिंटेक्स दिए हुए हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि पहला इफ के अंदर हम लोग देखेंगे कंडीशन 1, अगर ये कंडीशन 1 ट्रू हुआ, मतलब ट्रू हुआ, तो स्टेटमेंट ए को हम लोग रिटर्न करेंगे। और जो स्टेटमेंट जो बनता है यहाँ पर, जो स्टेटमेंट देते हैं इफ और इल्स के बीच में, यहाँ किसी भी तरह का स्टेटमेंट आप दे सकते हो, चाहे वो प्रिंट का स्टेटमेंट हो, है ना, चाहे तो कोई कैलकुलेशन का स्टेटमेंट हो, है ना। अब कैलकुलेशन में जो है आपका वो चाहे तो अर्थमेटिक ऑपरेशन हो, लॉजिकल ऑपरेशन हो, अर्थमेट, है ना, या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो, किसी भी तरह का स्टेटमेंट को आप बना करके दे सकते हो। कहाँ पर, यहाँ पर। और ध्यान रहे कि इफ और इल्स के बीच में जो स्टेटमेंट हम देंगे, इसको हम ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस के अंदर में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर सिंगल स्टेटमेंट अगर है तो आपको ये ओपनिंग और ये सॉरी, तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस देने का आवश्यकता आपको नहीं है। हाँ, ये ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस देने का आवश्यकता तब है जब आप चाह रहे हो कि ये जो इफ है और इल्स है, इसके बीच में आपका 3-4 गो स्टेटमेंट है, मतलब मोर देन वन स्टेटमेंट है, तो आपको हर हाल में ये ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस नहीं दिए हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। डैट यहाँ पर स्टेटमेंट ये दिए हैं, अगर कंडीशन 1 ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट ए को रिटर्न करेंगे। और एक और सेकंड जो पॉइंट है वो आप लोग हमेशा रिमाइंड करेंगे कि कंडीशंस के लास्ट में कभी भी सेमीकोलन नहीं पड़ता, मतलब यहाँ सेमीकोलन नहीं देंगे। सेमीकोलन जब भी हम लोग का पड़ता है तो वो पड़ता है स्टेटमेंट के लास्ट में, चाहे वो प्रिंट का स्टेटमेंट हो या कैलकुलेशन का स्टेटमेंट हो, उसके लास्ट में क्या देंगे, सेमीकोलन। जैसे देख पा रहे हैं स्टेटमेंट ए के लास्ट में सेमीकोलन है, स्टेटमेंट बी के लास्ट में सेमीकोलन है, स्टेटमेंट सी के लास्ट में सेमीकोलन है, स्टेटमेंट डी के लास्ट में सेमीकोलन है। लेकिन कंडीशन जो हम लोग जहाँ इफ दिए, जहाँ इफ देखो, इफ के लास्ट में यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, इल्स के लास्ट में भी नहीं पड़ेगा कभी भी सेमीकोलन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जैसे फर्स्ट इफ है तो उसका दूसरा ही अपना, उसका हर इफ का जितना इफ उतना इल्स होगा। ये इफ हो गया तो इसका इल्स ये हो गया, ये इफ है इसका इल्स ये हो गया। हर अपना पेयर में चलता है, हर अपना एक सेट में चलता है। इसको पेयर भी कर सकते हैं या तो इसको लोग सेट भी कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं। तो याद रखना जितना इफ होता है उतना ही जो उसका इल्स भी होता है। ठीक है, जितना हम लोग का इफ होता है उतना क्या होता है हम लोग का इल्स होता है। देखो अगर इफ यहाँ पर कितना हम लोग आप देख पा रहे होंगे, पहला इफ, एक इफ, दो इफ, तीन इफ, तीन इफ है तो इल्स भी कितना है, 3 है, तो एक इल्स, दो इल्स, तीन इल्स। तो अब आपके पास यहाँ प्रॉब्लम यहाँ आएगा सोचने के लिए कि सर जब कोई क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो हम कितना इफ लगाएंगे, कितना इल्स लगाएंगे। तो इसको भी पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है, बहुत अच्छा आसान टिप्स है जो आप याद रखेंगे कि देखो कि एक लकड़ी का टुकड़ा है, इसे हमें क्या करना है कि 3 भागों में बांटना है। 3 टुकड़ा करना है, 3 टुकड़ा बनना चाहिए, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 3 टुकड़ा में बांटना है। तो आप कितने जगह पर इसको काटेंगे, तो सिंपल है, इसको हम लोग 2 जगह पर काटेंगे, मतलब एक यहाँ काटेंगे, एक यहाँ काटेंगे। जैसे काटेंगे तो पहला टुकड़ा, दूसरा और तीसरा टुकड़ा हो गया हम लोग का, हम सब डिवाइड कर दिए इसको। तो यही लॉजिक आप लोग याद रखेंगे, जो क्वेश्चन आपको हम देंगे, जो क्वेश्चंस हम आप लोग का जो देंगे, देखो ये क्वेश्चन इसी तरह से एग्जाम में आपको देगा और अभी दिखाएंगे भी, जो जैक बोर्ड में क्वेश्चन पूछा है वो इस टाइप का क्वेश्चन है, सो है ना। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि जब भी कोई क्वेश्चंस दिया रहेगा तो इसी प्रकार से आपका 2 खंड में 2 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। तो जो फर्स्ट पार्ट जो रहेगा हम लोग का, देखो इधर का जो पार्ट रहेगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडीशन पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बच्चों लोग, कंडीशन पार्ट कहते हैं। और ये जो पार्ट हम लोग का हुआ ये हम लोग का स्टेटमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्टेटमेंट कहलाएगा। स्टेटमेंट जो आपको प्रिंट करना है, जो आपको चुनना है, जो रियल में आपको काम करना है, वो स्टेटमेंट इधर रहेगा हम लोग का। ठीक है, तो स्टेटमेंट जो हम लोग का रहेगा, आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर आपका यहाँ 4 स्टेटमेंट को प्रिंट करना है और कंडीशन भी यहाँ 4 दिया हुआ, तो कंडीशन 4 नहीं आप 3 कंडीशन लिखेंगे, 3 कंडीशन और 4 स्टेटमेंट। जो भी आपको हम बोले कि जितना एक कोई भी लकड़ी का अगर टुकड़ा है, अगर इसको हमको 5 भाग में अगर डिवाइड करना है, कितना भाग में, 5 भाग में डिवाइड करना है, तो एक उससे कम मतलब 3 जगह पर काटना पड़ेगा। आपको चाहिए कितना, 4, तो कंडीशन कितना देंगे, 3। बस इस लॉजिक को समझिए पहले,
बाकी बात प्रोग्राम करना, लिखना, कोडिंग करना हमें नहीं लगता है कि बहुत कठिन होता है आज के समय में, क्योंकि आज पूरा दुनिया, हर कंपनी, हर जो बिजनेसमैन है, हर तरह का जो गवर्नमेंट सेक्टर है, सब आज निर्भर होते जा रहा है कंप्यूटर पर। तो कंप्यूटर पर जो हम लोग कुछ काम करते हैं ना, उसके लिए कोई ऐप चाहिए, और ऐप जो बनता है वो बनता है कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये हम लोग का यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जब रहेगा। अच्छा, दूसरी बात में कंडीशन जब भी हम लोग का रहता है यहाँ पर, तो हमेशा वो एक रेंज में रहता है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जो यहाँ क्वेश्चन जो दिए हैं ये भी कोई ना कोई एक रेंज है। जैसे कि यहाँ पर जो दिए हैं क्वेश्चन, लोग देखो ये रेंज है कि मोर देन 60। तो जब रेंज का जब बात आता है तो आप हमेशा समझ जाएंगे कि वो एक क्या है, तो हमेशा समझेंगे क्या है कि हम लोग का वो एक कंडीशन है। तो ये भी क्वेश्चन है, अगर ऐसे, वैसे तो हम यहाँ रिलेशनल ऑपरेटर दे दिए हैं ताकि आप समझें ये कंडीशन है। अगर ऐसा नहीं रहता है तो देखो ऐसे भी रह सकता है एग्जाम में आप लोग का। देखो यहाँ लिखा हुआ ना, अप टू 1000। तो ये भी तो एक कोई रेंज हुआ कि नहीं, 10,000, 1,000 तक, 1,001 से 5,000 तक, ये भी कोई रेंज है। तो इसको एक कंडीशन कहते हैं, और ये हम लोग का स्टेटमेंट है। ये जो स्टेटमेंट हम प्रिंट नहीं करेंगे, ये कैलकुलेशन है। चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि देखो यहाँ पर लिखा है कैलकुलेट सेलिंग प्राइस, ये कैलकुलेशन हो गया हम लोग का। तो कैलकुलेशन का जब बात आता है तो वही हम लोग वहां पर मेंशन करेंगे। आप लोग क्या करते हैं, कुछ इसका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जितना पॉइंट आप लोग को हम बताए वो ध्यान में रखना। हाँ देखो ये चीज हो गया। और लेटर इफ एल्स में क्या हुआ कि हर इफ का यहाँ एल्स हुआ, ये इफ का यहाँ एल्स हुआ, यहाँ इफ का यहाँ एल्स हुआ, हर इफ का अपना जस्ट उसके नीचे क्या होगा, एल्स होगा। लेकिन यही चीज जो है हम लोग का नेस्टेड में नहीं होता है। नेस्टेड में क्या होता है, देखो इसका थर्ड पॉइंट देखो, दो जो पॉइंट था वो तो बिल्कुल सिमिलर था। थर्ड पॉइंट को क्या कहता है कि जितना भी इफ पार्ट होगा वो सब एक जगह पर रहेगा, और जितना उसका इल्स पार्ट होगा वो सब एक जगह पर रहेगा, लेकिन रहेगा सब कॉरेस्पोंडेंस में रहेगा। तो लिखा दिए कि कॉरेस्पोंडेंस में रहेगा। जैसे देखो जितना भी कंडीशन रहेगा, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, तीनों को हम लोग इफ में दे दिए, और तीनों का फिर इल्स पार्ट जैसे उसके नीचे दिए हुए हैं। अब जैसा कि यहाँ देख पा रहे होंगे, देखिए तीनों को हम ऐसा ही भी दिए। देखो कि अगर मान लो पहला कंडीशन अगर हम लोग का ट्रू अगर होता है, फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू होता है तो लोग कहाँ पर जाएंगे, सेकंड कंडीशन के पास टेस्ट करने के लिए जाएंगे। अगर सेकंड कंडीशन अगर ट्रू होता है तो हम लोग थर्ड कंडीशन के पास जाएंगे, और उसके बाद प्रिंट करेंगे स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी। अगर ये कंडीशन ये ट्रू हुआ तो ये प्रिंट करेंगे, और कंडीशन 3 फॉल्स हो गया तो लोग स्टेटमेंट बी के पास चल जाएंगे। लेकिन एक देखो कब होगा, जब देखो ये ब्लॉक है, इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक। यदि ये कंडीशन 2 अगर ट्रू होगा तब हम इस ब्लॉक में एंट्री मारेंगे, और इस ब्लॉक के अंदर जो यहाँ पर है उसको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। अदरवाइज अगर ये कंडीशन अगर यहाँ फॉल्स अगर हो जाता है तो हम इस ब्लॉक के अंदर में यहाँ पर नहीं आएंगे। हम सीधे क्या करेंगे, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो ये इफ का जो इल्स पार्ट है वो कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है। तो यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे कि सब अपने पेयर में, देखो ये भी एक ब्लॉक है, देखो ये भी एक ब्लॉक है और ये भी एक ब्लॉक है। 2 ब्लॉक हो गया। क्योंकि यहाँ पर 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, इतना लाइन लिखा हुआ है, तो हर हाल में ओपनिंग क्लोजिंग हम लोग ब्रेस दे दिए। लेकिन ये इफ के बाद एक ही वो स्टेटमेंट है, इसलिए हम यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस नहीं दिए हैं। और दे भी देंगे तो कोई इशू नहीं है, कोई एरर नहीं मारेगा हम लोग का, कोई दिक्कत। अब मान लो कि पहला कंडीशन जो हम लोग यहाँ पर दिए, अगर फर्स्ट कंडीशन मेरा ये जो है यहाँ पर फॉल्स हो जाता है, ये जो यहाँ पर क्या होगा हम लोग का, फॉल्स अगर हो जाता है, पहला कंडीशन जो हम यहाँ पर जो दिए हैं, अगर ये कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा ना, सॉरी, तो अगर ये कंडीशन यहाँ फॉल्स होगा तो सीधे क्या करेंगे, इसका फॉल्स पार्ट कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है, ये फॉल्स पार्ट है, मतलब जस्ट यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग। तो जो क्वेश्चन आपका लेटर से बनेगा वो हम लोग नेस्टेड से बना सकते हैं, और जो नेस्टेड से बनेगा उसको लोग लेटर से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोग दो सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में आपका क्या दिया है, सो कहा था कि राइट ए सी प्लस प्रोग्राम टू इनपुट परसेंटेज, आपको परसेंटेज इनपुट लेना है। ठीक है, और प्रिंट करना है डिवीजन, कि तुम फर्स्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया, लेकिन निम्नलिखित कंडीशन के आधार पर। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि टोटल जो स्टेटमेंट जो को प्रिंट करना है वो एक स्टेटमेंट, 2,
3 और 4 स्टेटमेंट है हम लोग का, और कंडीशन भी 4 दिया हुआ, लेकिन आप जब कोडिंग जब करेंगे उसमें आप 3 स्टेटमेंट 3 को कंडीशन देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 3 है। तो हम लोग सबसे पहले क्या कि जब कोडिंग जब लोग करने जब जाएंगे यहाँ पर, देखो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि जब भी कोई प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो सबसे टॉप में लिखते हैं iostream.h और conio.h। तो देखो conio.h लिखना कंपलसरी नहीं है। अगर आप प्रोग्राम में क्लियर स्क्रीन और गेट ch दो जो फंक्शन है, अगर ये 2 फंक्शंस को इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं तो आप conio.h लिखना आपके लिए कंपलसरी नहीं है। लेकिन आप प्रोग्राम में cout और sin कर बिकॉज cout और sin इज द ऑब्जेक्ट, इसे तो आपको हर हाल में iostream.h लिखना पड़ेगा। ये नहीं लिखोगे तो आपका एरर शो कर देगा कंपाइलर को दिक्कत। तो सबसे पहले हम आप लोगों को जो बताए थे प्रोग्राम बनाने के नियम में कि कितना स्टेप होता है, 4 स्टेप आप लोगों को बताए थे कि स्टेप 1 क्या होता था, डिक्लेरेशन। क्या हम लोग बोले थे कि जो प्रोग्राम लोग बनाते हैं उसके लिए क्या कौन कौन सा वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हम लोग का स्टेप 2 में आता है इनिशियलाइजेशन। उसके बाद हम बताए थे इनिशियलाइजेशन हो गया। उसके बाद स्टेप 3 में हम क्या बताए थे आप लोग को, प्रोसेसिंग करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। और स्टेप 4 जो था वो था हम लोग का आउटपुट को। तो ये 4 स्टेप हम लोग को फॉलो करना था। पहला स्टेप डिक्लेरेशन, दूसरा इनपुट, या तो इनपुट भी कर सकते हैं या तो इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद जो है स्टेप 3 में क्या करेंगे लोग, प्रोसेसिंग करेंगे, और स्टेप 4 में हम आउटपुट को क्या करेंगे, दिखा देंगे। तो ये नियम को हमको फॉलो करना है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि सबसे पहले जो है हम लोग क्या किए हैं, फ्लोट में लिखे हैं परसेंटेज, ये फर्स्ट लाइन क्या डिक्लेयर कर दिए। उसके बाद हम इनपुट लिए, माना स्टेप नंबर 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ कंडीशन दिए, देखो कंडीशन 1 कि परसेंटेज क्या बड़ा है 60 से, अगर बड़ा होगा तो क्या प्रिंट करेगा, फर्स्ट प्रिंट कर रहा है। और अगर कंडीशन फर्स्ट जो है हम लोग का अगर फॉल्स हो गया तो कहाँ चले जाएंगे हम लोग, इल्स के पास जाएंगे। और फिर यहाँ पर देखो कंडीशन दे दिए हैं, जैसा कि आप लोगों का क्वेश्चन में भी यहाँ दिया हुआ था कि अगर 60 से अगर ऊपर लाते हो तो तुम फर्स्ट का लाएगा, अगर 45 से अब लाते हो तो तुम सेकंड का लाएगा, अगर 33 से बड़ा है तो थर्ड होगा, और 33 से छोटा है तो फेल हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो वही चीज हम यहाँ पर अब मेंशन किए हुए हैं कि पहला कंडीशन दिए हुए हैं कि अगर परसेंटेज बड़ा होगा 60 से तो फर्स्ट प्रिंट किया, तो अगर यदि परसेंटेज अगर बड़ा होगा 45 से तो क्या प्रिंट करेगा, सेकंड। और अगर 45 से कम लाता है कोई स्टूडेंट अगर लाता है तो फिर कंडीशन चेक करेंगे यहाँ पर इफ में कि 33 से अगर बड़ा होगा तो थर्ड। और अगर यदि कोई स्टूडेंट गलती से अगर यहाँ इफ दे देता है कि नहीं, अगर परसेंटेज जो अगर होता है वो लेस देन अगर होगा 33 से तो यहाँ क्या तो यहाँ तो फेल तो लिखेंगे ही, लेकिन फिर अगर इस इफ का इल्स क्या होगा, तो इल्स तो हमारे पास तो है नहीं, इसीलिए हम लोग लास्ट में कंडीशन नहीं देते हैं। बस 3 चीज लिखेंगे, 3 कंडीशन। अगर हम लोग का स्टेटमेंट कितना था 4, तो पहला क्या हमको प्रिंट करना था, पहला स्टेटमेंट को प्रिंट करना था क्या चीज, फर्स्ट, सेकंड करना था सेकंड, फिर थर्ड और फिर तो 4 को स्टेटमेंट हम लोग को प्रिंट करना था। तो 3 को इफ दिए, पहला इफ, दूसरा इफ, तीसरा इफ। ठीक है, आपको अभी एगो हम लोग डिबगिंग करके आपको बताते हैं कि मान लो कि जब तुम इस प्रोग्राम को रन कराओगे तो सबसे पहले मांगेगा हमको परसेंटेज। तो हम मान लो परसेंटेज दे दिए सपोज के लिए 23। कोई बच्चा जो एग्जाम में कितना लाया, 23 लाया, तो वो कंप्यूटर कैसे चेक करेगा कि वो फेल है। तो सबसे पहले हमारा जो परसेंटेज जो वैल्यू दिए 23 उसको यहाँ पुट करेंगे पहले यहाँ पर कि परसेंटेज क्या बड़ा है 60 से, नहीं फॉल्स हो गया। तो ये ढूंढने का मेरा इल्स कहाँ है, तो इसका इल्स यहाँ पर है। तो इसमें फिर यहाँ कंडीशन लग गया, क्या परसेंटेज बड़ा है 45 से, नहीं, ये भी फॉल्स हो गया। तो ये इसका इल्स कहाँ है, अब यहाँ पर है। तो क्या परसेंटेज बड़ा है 33 से, नहीं, ये भी फॉल्स हो गया। तो 33 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब तुम फेल हो गया। और रियल में हम लोग 23 मतलब क्या हुआ, फेल हुआ। और मान लो कोई बच्चा बोलता है कि नहीं हम लाए 89 नंबर लाए, कितना लाए 89। तो 89 को यहाँ पुट करेंगे, क्या 89 बड़ा है 60 से, हाँ है, तो प्रिंट कर देगा फर्स्ट। जैसे यहाँ फर्स्ट प्रिंट करेगा, अब हमारा कंपाइलर जो है इस ब्लॉक को यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस ब्लॉक में तुम क्या लिखे हो उसको नहीं पढ़ेगा, सीधे गेट सेज करके प्रोग्राम से बाहर निकल जाएगा।
क्योंकि हम मेरा कंडीशन फर्स्ट में ट्रू हो गया, जब फर्स्ट में ट्रू हो गया तो हम नीचे क्यों जाएंगे, समझ में आ गया, हम लोग बाहर निकल जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि अगला बार को अगर बच्चा बोलता है कि नहीं हम जो परसेंटेज जो लाए वो लाए, हम सपोज के लिए 57 लाए, कितना लाए 57, तो 57 क्या बड़ा है 60 से, नहीं है, फॉल्स हो गया। तो फॉल्स हो गया तो इसका इल्स पार्ट का यहाँ पर है, क्या 57 बड़ा है 45 से, हाँ 57 बड़ा है 45 से, लेकिन 57 बड़ा नहीं था 60 से, इसलिए यहाँ फॉल्स हुआ। तो अगर तो ये फॉल्स हुआ तो यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग, क्या परसेंटेज जो हम दिए 56 यहाँ, तो 57 क्या बड़ा है 45 से, हाँ है, तो क्या प्रिंट किया सेकेंड प्रिंट किया। अब प्रिंट कर लेगा, अब नीचे नहीं उतरेगा, बस इस ब्लॉक को फिर हमारा कंपाइलर नहीं पड़ेगा, सीधे यहाँ के बाद वो नीचे यहाँ पर गेट से करके प्रोग्राम से बाहर निकल जाएगा। लेकिन आपको कोडिंग सब करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बहुत सारा क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं, एक बार आप लोग इसको बना करके भी आप लोग चेक करेंगे, ठीक है। और देखो एक और आपको क्वेश्चन हम दिखाते हैं जो एग्जाम में पूछा है। देखिए आप लोग जहां तक देख पा रहे होंगे, जो क्वेश्चन दिखा रहे हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ जैक बोर्ड का ही क्वेश्चन है कि कह रहा है कि राइट ए C++ प्रोग्राम, है ना, ये जो क्वेश्चन जो है आप लोग का ना, ये 2000, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का, ओके, ये जो क्वेश्चन जो है हम लोग का वो 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह का बहुत ही प्रीवियस का हम क्वेश्चन आपको दिखा रहे, देखो। और ऐसा ही क्वेश्चन जैसा कि आपको देखो लिखा हुआ, राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू कैलकुलेट द कमीशन फॉर द सेल्समैन, द कमीशन इज कैलकुलेटेड एज फॉलोइंग। देखो ऐसे ही दो खंड में डिवाइड करके आप लोग को दिया है। पहला क्या दिया कि सेल्समैन कितना काम सेल कर रहे हैं और कितना का कमीशन हम लोग को मिलेगा। अगर आप 30,001 रुपया ऑनवर्ड में 30,001 से ऊपर जाते हैं आप, तो आपको 15% का कमीशन मिलेगा। अगर 22,001 रुपया से 30,000 तक का आप यदि सेल करवाते हैं दुकान में, कोई कंपनी का प्रोडक्ट को आप बेचवाते हैं, अगर यदि हैं कि 22,001 रुपया से लेकर 30,000, तो आपको 10% का कमीशन मिलेगा उस MRP का, है ना। और अगर 12,000 से लेकर के 22,000 तक आप करवाते हैं तो 5%, और 0 से अगर 12,000 करवाते हैं तो आपको 1% नहीं मिलेगा, 1% आपको कमीशन नहीं मिल रहा है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है हम लोग का ना, वो किससे बनेगा हम लोग का, तो लेडर से बनेगा और नेस्टेड से बनेगा। कोई दिक्कत? तो अगला जो हम वीडियो आप लोगों को जो देंगे उसमें यही सब कुछ क्वेश्चंस का सलूशन रहेगा। तब तक आप लोग इसका नोट्स को बढ़िया से एक बार नोट कर लें, क्योंकि ये सब जो एग्जाम में पूछता है ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है जो आप लोग को हम बता रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ पर हम खत्म करते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के पास। थैंक यू।